हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित कुछ फैक्टों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इनकी चर्चा करेंगे और उसकी फिर विस्तृत चर्चा भी हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, पहला प्रश्न हमारा कि सुमेलित करना है हमको कि सूची दी गई है आपको कुछ व्यक्तियों की और उनसे संबंधित कुछ जगहों की कि टांट्या भील, रानी अवंतीबाई, ढीलन सिंह और शंकर शाह, इनका संबंध किससे रहा। यदि हम बात करें टांट्या भील, तो टांट्या भील हमारा खरगोन क्षेत्र से संबंधित है या निमाड़ क्षेत्र आपसे पूछा जाता है उसको। दूसरा यदि हम रानी अवंतीबाई की बात करें कि रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है, तो रानी अवंतीबाई का संबंध है रामगढ़, जो एक मंडला में एक छोटी सी जागीर हुआ करती थी रामगढ़। ढीलन सिंह, तो ढीलन सिंह का संबंध है नरसिंहपुर। और शंकर शाह, तो इनका संबंध है गढ़ा मंडला से। जब हम पढ़ते हैं कि गढ़ा मंडला में 1857 की क्रांति ने किसने नेतृत्व किया, तो हमको शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करें, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निमाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सादत खान, भीमा नायक, सूरज सेन या गंजन सिंह। तो यहाँ पर हम देखें किसको कहा जाता है, तो भीमा नायक को कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। इनके बारे में यदि हम बात करें तो बड़वानी रियासत से ये संबंधित हैं और दूसरा इनको पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था, इनको पोर्ट ब्लेयर में सजा दी गई थी। ठीक है। तीसरे फैक्ट की बात करें कि मध्य प्रदेश के किस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मुखर विरोध किया था, तो मध्य प्रदेश के कौन से प्रमुख व्यक्ति ने विरोध किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र, शंभुनाथ शुक्ल या हरि सिंह गौर। तो यहाँ विरोध करने वाले थे मुख्यतः डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया है। और यदि हम साथ में देखें तो आपको हरि सिंह गौर नामक एक यूनिवर्सिटी मिलती है सागर में, वो हमको याद रखना है। 1946 इसका समय है। तो शिक्षा पद्धति से संबंधित व्यक्ति हरि सिंह गौर। इसी के साथ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोपाल राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो भोपाल में प्रजा मंडल की स्थापना का सन पूछा है आपसे। तो ये स्थापना हुई है हमारी 1938 में। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसका जो सदर बनाया गया था, प्रमुख, वो बनाया गया था मौलाना तरजी मशरिकी को। यदि प्रजामंडल में समय के साथ साथ यदि आपसे पूछा जाए कि इसका प्रमुख किसको बनाया गया, तो मौलाना तरजी मशरिकी। नेक्स्ट फैक्ट पे हम चलते हैं कि पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो पंजाब मेल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है, तो वो है हमारा खंडवा जिले से संबंधित। खंडवा रेलवे स्टेशन पर ये कांड हुआ है कि जैसे हम देखते हैं कब हुआ, तो ये जुलाई 1931 में पंजाब मेल ट्रेन खंडवा स्टेशन पर ये रोकते हैं। 3 व्यक्ति मिल जाते हैं हमको उसमें, एक यशवंत सिंह, दूसरा है देव नारायण तिवारी, तीसरे दलपत राव। ये तीनों के तीनों खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल ट्रेन में चढ़ते हैं और वहाँ पर कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। किसकी, तो उसमें आपको मिलता है हैक्सन, मेजर साइन और उसका एक पालतू कुत्ता। तो इनकी हत्या हो जाती है और बाद में क्या होगा कि यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी, इन दोनों को काले पानी की सज़ा दे दी जाती है बाद में जब मुकदमा इन पर चलता है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 अप्रैल 1930
को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? जैसे हम बात करते हैं कि भारत पर के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू होता है तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह साथ साथ में ही चालू होते हैं। तो किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन जैसे सेठ गोविंददास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और दोनों। तो यहाँ पर सेठ गोविंददास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र दोनों के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चालू हुआ था। क्या था देखें तो इनकी शुरुआत हुई थी। इसमें आप जब देखेंगे कि नमक सत्याग्रह में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पे बना नमक सत्याग्रह किया था। ये एक व्यक्ति और हमको मिल जाते हैं मध्य प्रदेश में इसी तरह से। और मुख्यतः जबलपुर, सिवनी, खंडवा और सीहोर क्षेत्र में नमक कानून यहाँ तोड़ा गया था। यदि इनका हम क्षेत्र देखेंगे तो वो हमको मिलता है जबलपुर। ठीक, सेठ गोविंददास, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कहाँ किया था आंदोलन? तो जबलपुर में। और कहीं कहीं फिर यदि आपको ऑप्शन में महाकौशल क्षेत्र मिलता है तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो उज्जैन के महाकालेश मंदिर में लूटपाट करने वाला प्रथम मुस्लिक शासक कौन था? तो किसने मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए हम कहते हैं ये हमको मिलता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कब मालवा पे आक्रमण किया है, उज्जैन के मंदिर पे आक्रमण किया? तो यदि हम देखें तो वो है उसका 1231 में ग्वालियर पर दुर्ग पे आक्रमण, और इसी समय आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पे आक्रमण मिल जाता है। इसी के साथ इल्तुतमिश ने मांडू और ग्वालियर आदि क्षेत्रों को भी जीता। तो हम यदि समय देखें तो यह आपको मिल जाएगा कि 1206 से लेकर 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर शासन किया करता। तो ये थोड़ा सा हमको समय भी साथ में देखते हुए चलना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भोपाल में गौहर महल की स्थापना किस शासिका ने की थी? यह श्रेय किस शासिका को जाता है? तो गौहर महल किसने बनवाया था? तो वो है हमारी कुदसिया बेगम। तो इन्होंने इसी गौहर महल को हम देखें तो हम भोपाल रियासत की पहला महल भी कहते हैं, वो हमको याद रखना है। और है कहाँ? तो ये आपको VIP रोड जो भोपाल का है उसके पास में शौकत महल के पास मिल जाता है। क्लियर? इसके साथ नेक्स्ट है कि सिंधिया वंश के किस शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की है? क्योंकि यदि हम पुराने प्रश्नों को देखें तो कई बार राजधानियों से संबंधित, निर्माण से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर किसने स्थापित कर दी थी? तो वो हैं दौलत राव सिंधिया। ठीक, कहाँ से स्थानांतरित की? तो उज्जैन से ग्वालियर। यदि हम देखें इनके बारे में तो कब की हमें समय मिल जाता है कि 1810 में राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। और इसी के साथ दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन के जो गोपाल मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी कराया था। ठीक है, ये हमको याद रखना है। यदि संस्थापक पूछता है ग्वालियर सिंधिया का, तो सिंधिया का जो संस्थापक है वो है महादजी सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि अहिल्याबाई होलकर की सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो अहिल्याबाई ने किसको अपना सेनापति बनाया था? तो वो बनाया था तुकोजी होलकर को। तो ये हमको नाम याद रखना है कि तुकोजी होलकर उनके सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड को, या सोहावल नरसंहार को, या चरण पादुका हत्याकांड को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आप बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है चरण पादुका नरसंहार। कब हुआ? तो ये हुआ 14 जनवरी 1931 को। क्षेत्र यदि हम देखें तो क्षेत्र हमको मिलता है छतरपुर। छतरपुर में भी कहाँ? उर्मिल नदी के किनारे पर
एक सभा हो रही होती है, तो उसमें वहाँ का जो एजेंट रहता है फिशर, वो गोलीबारी के आदेश दे देता है और कई लोगों की उसमें मौत हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं चरण पादुका नरसंहार या मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड। क्लियर? समय रहेगा इसका 1931। यदि भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करते हैं तो उसका समय है 1919। चलिए, किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? किस गवर्नर जनरल ने? तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का नाम हमसे पूछा है और उसके कोई कथन, जिस प्रकार के क्वेश्चन आज कल हम देखते हैं पीएससी में पूछने का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या किसने बोला? तो ये हमको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है। तो यहाँ भी आपसे क्या किसको कहा जाता है? तो वो है पद्मधर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई किस सेनापति के विरुद्ध, अंग्रेज सेनापति के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुई थी युद्ध करते हुए? तो जब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं तो रॉयल आयरिश, कर्नल स्टॉकतो, कैप्टन लुडो या कर्नल रॉबर्ट। तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि वो सही आंसर क्या है? रॉयल आयरिश। ठीक है, तो इसके विरुद्ध रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। कहाँ यदि देखें तो झांसी में आक्रमण होता है, तब रानी से यूरोज युद्ध करता है। ठीक है, और बाद में रॉयल आयरिश के विरुद्ध इनकी जो अंगरक्षिका रहती हैं झलकारी बाई, दोनों के दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की यदि समाधि की बात करें तो वो आपको कहाँ मिल जाती है? तो वो भी हमको ग्वालियर में मिल जाती है। तो ये चीज़ें हमको साथ साथ में कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी तैयारी को एक बार प्रति परीक्षण कर सकते हैं कि किस इस तरह की हमारी तैयारी चल रही है। चलिए, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है? कि किस राजा ने ध्रुपद संगीत को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया? राजा मानसिंह, सम्राट अशोक, राजा भोज या राजा कीर्तिपाल? तो जब हम राजा मानसिंह तोमर को देखते हैं कि ये ध्रुपद संगीत के क्या थे? संरक्षक थे और संगीतकार भी। ठीक है, तो ये मानसिंह तोमर कौन थे? तो ये ग्वालियर के शासक रहे और इनके शासनकाल को हम बोलते हैं ग्वालियर के इतिहास का स्वर्णकाल। तो ये हम मानसिंह तोमर की जानकारी। नेक्स्ट है गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो गोलकी मठ किसको कहा जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, रामराजा मंदिर या त्रिपुर का सुंदरी मंदिर? तो गोलकी मठ बोला जाता है 64 योगिनी मंदिर को। कहाँ पर है ये? तो ये है हमारा जबलपुर में। तो ये हमको थोड़ा याद रखना है कि कहाँ पर है। तो जबलपुर में है, जिसको गोलकी मठ या 64 योगिनी मंदिर हम कहते हैं। नेक्स्ट सही जोड़ी है कि कुछ स्थापत्य कला की चीज़ें आपको दे रखी हैं और उनका स्थान आपसे पूछा गया है कि कमाल मौला की मस्जिद कहाँ पर है? तो हमको याद रखना है कि कमाल मौला की मस्जिद कहाँ है? धार में। दिलावर खां की मस्जिद कहाँ पर है? तो वो है हमारा मांडू। इसी के साथ खजराना मंदिर, खजराना मस्जिद, तो ये खजराना मस्जिद है आपकी इंदौर में। खंडार आपको मंदिर भी मिलेगा एक खजराना का, गणेश मंदिर इस तरह से। और मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो वो भोपाल में है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की हम बात करें कि नौखंडा महल का निर्माण किस राजा ने कराया? तो सीधा सीधा शासक की बात हुई है कि कीर्तिपाल, लोकपाल, रामपाल या दिनेश पाल ने। तो यहाँ पर याद रखना है कि कीर्तिपाल ने नौखंडा महल का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया है? तो ये चंदेरी में है हमारा नौखंडा महल। ठीक है, ये हमको याद रखना है। कब कराया? तो 11वीं सदी में कराया। चलिए
नेक्स्ट है बघेल राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी? कहाँ? बांधवगढ़। तो रामचंद्र देव, वीर सिंह देव, बल्लाल देव या सहदेव? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है राजा रामचंद्र देव। इन्होंने राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। कब? हम देखें इसके बारे में यदि रामचंद्र बारे के बारे और तो रामचंद्र देव जो थे तो अकबर के एक तो समकालीन थे, दूसरा इनके दरबार में तानसेन रहा करते थे, जिनको बाद में अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और बाद में नवरत्नों में शामिल भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि निमाड़ में स्वतंत्र फारूकी शासन की स्थापना किसने की थी? कहाँ? निमाड़ में स्वतंत्र फारूकी शासन। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है एक व्यक्ति का नाम मलिक रजा। तो मलिक रजा ने ही निमाड़ में स्वतंत्र सत्ता स्थापित फारूकी शासन के अंतर्गत की थी। निमाड़ में सबसे ज़्यादा फेमस यदि हम बात करें ऐतिहासिक तो हमको मिलता है असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ जो क्षेत्र है उसमें रहा करते थे राजा आसा अहीर। तो उन्होंने भी मलिक रजा को का ही स्वामित्व बाद में स्वीकार कर लिया था, या कहें तो उनके अंडर में काम करना चालू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमार वंश के किस शासक के शासनकाल से मालवा का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए आपने जब बार बार हम देखते हैं कि ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग, मालवा के इतिहास का स्वर्ण युग, इंदौर के इतिहास का स्वर्ण युग, तो यहाँ पर हमको मुख्य ना कोई शासक जरूर मिल जाता है। तो परमार वंश का प्रमुख शासक कौन हुआ? तो वो याद हमको रखना है कि बागपति मुंज, जिनके शासनकाल को हम परमार वंश का या मालवा का स्वर्ण युग कहते हैं। देखिए तो महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और धर्मपुरी में मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया था बागपति मुंज ने। ठीक। नेक्स्ट है कि 1517 ईस्वी में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? तो 1517 के समय किससे विक्रमजीत का युद्ध हुआ वो हम देखें। तो किससे हुआ था आप बताएं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तो वो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ में। क्लियर? 1517 में इब्राहिम लोदी से विक्रमजीत ने हराया। चलिए नेक्स्ट बात कि खानदेश स्थित राजा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो हमको शाहजहाँ, औरंगजेब, यही व्यक्ति ज़्यादा दक्षिण से संबंधित हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो राजा की छतरी है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। क्लियर हुआ? किसने? औरंगजेब ने। और किसके लिए कराया था तो वो यदि हम बात करें तो जो राजा जयसिंह मुगल सूबेदार रहे उनके निर्माण सम्मान में औरंगजेब ने क्या राजा की छतरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट करें कि वर्तमान बुरहानपुर में जल प्रबंध हेतु निर्मित खूनी भंडारा का निर्माण किसने कराया था? टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल या मानसिंह ने? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका निर्माण कराया है अब्दुल रहीम खाना ने। अब्दुल रहीम खाना ने इसके साथ और क्या क्या बनवाया? तो जैसे कि आपको सूखा भंडारा, चिंताहरण जलाशय और मूल भंडारा जिसको हम कहते हैं, तो ये सभी के सभी निर्माण अब्दुल रहीम खाना द्वारा कराए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीवा के जो चावल आंदोलन है उसमें शहीद होने वाले देशभक्त कौन हैं? तो कौन कौन शहीद हुआ रीवा के चावल आंदोलन में? तो एक व्यक्ति मिलते हैं हमको त्रिभुवन तिवारी और दूसरे मिलते हैं भैरव प्रसाद उर्मारिया। ये दोनों के दोनों व्यक्ति रीवा के जो चावल आंदोलन है उसमें शहीद हो जाते हैं। यदि नेतृत्वकर्ता की बात आती है तब भी आपको ये नहीं को याद रखना है कि आपको दो लोगों ने उसका नेतृत्व किया था। चावल आंदोलन था क्या? तो जबरिया लेवी के विरुद्ध ये चावल आंदोलन हुआ। ठीक। नेक्स्ट है कि
प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो ये हमको धार, खंडवा, मुरैना या इंदौर। तो कहाँ पर दी गई थी इनको फांसी? तो वो दी गई थी इंदौर में। क्लियर? राणा बख्तावर सिंह। यदि हम बात करें थे कौन, तो इनका संबंध आपको मिलेगा अमझेरा रियासत से। अमझेरा एक रियासत थी, उससे संबंधित आपको मिल जाएगा, राणा बख्तावर सिंह। चलिए नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो चंदेल वंश के किस शासक का 1544 में शेरशाह सूरी से कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ? तो ये कालिंजर का आक्रमण शेरशाह सूरी का बहुत वैसे भी मुख्य है, हम कई बार इसको पढ़ते हैं कि कीरत सिंह, गंड या यशोवर्मन या हर्ष। तो ये हमको मिलेगा कीरत सिंह चंदेल। कब हुआ? 1544 में। इसी में हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु आपको इसी कालिंजर आक्रमण के दौरान मिल जाएगी। क्लियर हुआ? इसी के साथ में यदि आप और फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जीता कौन था? तो वो जीता शेरशाह सूरी ही है। भले ही उसकी मृत्यु हो गई थी लेकिन उसकी सेना यहाँ पर जीत गई थी। ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहुत स्तूप की रेलिंग में किसकी आकृति निर्मित है? तो किसकी आकृति निर्मित है? चलिए, कमल की डिजाइन है कि यक्ष की प्रतिमा है कि नहाता हुआ हाथी की प्रतिमा है या सभी हैं? तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर ये तीनों डिजाइन हमको मिल जाती है कि कमल की डिजाइन भी है, यक्ष की प्रतिमा भी हमको वहाँ मिल जाती है और नहाता हुआ हाथी की प्रतिमा भी हमको भरहुत के स्तूप पर अंकित मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है उरु सुरंग और अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? मालवा स्थापत्य, बघेलखंड स्थापत्य, बुंदेलखंड स्थापत्य या निमाड़ स्थापत्य? तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये है किस क्षेत्र से संबंधित? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित आपको मिल जाएंगे। बुंदेलखंड में सबसे फेमस मंदिर यदि हम बात करें तो हमको मिलते हैं खजुराहो के मंदिर। तो अब बात करें कि उरु सुरंग और अंतराल होते क्या हैं? तो उरु सुरंग होते हैं जो मीनार नुमा आपको मिल जाएंगी मंदिर में, जो ये जो मीनार आपको मिलती हैं इस टाइप की, तो ये क्या हो जाती हैं आपके उरु सुरंग। अंतराल यहाँ से जो गर्भगृह बनता है नीचे, तो गर्भगृह से लेकर बरामदे तक की जो डिस्टेंस रहता है उसको अंतराल को हम क्या बोल देते हैं? अंतराल। ठीक है, तो ये कहाँ की है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, प्रसिद्ध है, ये हमको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? तो कौन सी गुफाओं में ये चित्रकारी हमको मिलती है? उदयगिरी की गुफा, मारा की गुफा, बाघ की गुफा या पांडव गुफाएं? तो कहाँ पर मिलती है? तो ये हमको मिलेगी बाघ की गुफाओं में। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये धार में है हमारी। ठीक, तो यदि हम देखें कि धार का जो कुक्षी क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित हैं और इसका जो विवरण है वो डेजर फील्ड नामक एक जो अंग्रेज है उसने इसको प्रकाशित करवाया था बाकी गुफाओं के बारे में। ठीक है, बाकी गुफाओं का यदि संबंध हम देखें तो किस धर्म से है? तो वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिल जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की यदि हम बात करें कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र किसका? बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? यहाँ भी वही गुफाओं पर ही प्रश्न है हमारा। तो जैसे कि पांडव की गुफाएं, मारा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं या दोबारा एक ही है पांडव की गुफाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखें तो वो भी हम बोधिसत्व पद्म पाणि हमको मिलता है बाघ की गुफाओं में। क्लियर हुआ? तो ये चित्र भी हमको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट है सूरजबाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से? तो ये जो
लोक गायन लोकगीत हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति रहे, जो गायक रहे, कलाकार रहे, उनसे संबंधित कई सारे प्रश्न हम देखते हैं। तो इसमें किसका नाम? सूरजबाई खांडे। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये है भरथरी गायन से संबंधित। ठीक है, भरथरी गायन से ये संबंधित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक गायन गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में गाया जाता है? बरसाती वार्ता, लोकगीत, गरबा गरबी या बिरहा गायक? तो यहाँ मिलेगा आपको ये बरसाती वार्ता। ये लोक गायन जो है इसको गद्य में भी गाया जाता है और साथ साथ पद्य में भी गाया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें कि बुंदेलखंडी लोकगीत लमटेरा, क्या लमटेरा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भोला गीत, बाम्बुलिया, बिरहा या दोनों? तो यहाँ पर हम देखें तो भोला गीत और बाम्बुलिया और तीसरा क्या? लमटेरा। ये एक ही हम किसको? एक ही लोकगीत को जानते हैं तीनों नामों से। क्लियर हुआ? कहाँ होता है? तो भोला गीत या बाम्बुलिया आपको मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के जो अवसर होते हैं इस पर गाया जाता है। चलिए, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवा में या सभी जगह पर? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बांस लोकगीत आपको मिलेगा बघेलखंड में। कहाँ पर? बघेलखंड में ये गाया जाता है। नेक्स्ट, वेदमती शैली, ये एक शैली जो होती है, के लोकगीत का संबंध किस लोक गायन से है? तो आल्हा गायन या निर्गुणिया गायन, पंडवानी या घोटुल पाटा? तो यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये याद रखें कि ये है हमारा पंडवानी से संबंधित है। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट, निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो अहीर महिलाओं के द्वारा, अहीरों के द्वारा, कृषकों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा? तो जब हम देखते हैं कि डंडा नाच किया जाता है मुख्यतः कृषकों के द्वारा। इसमें भी कब? तो जब इनकी जो फसलें होती हैं जैसे कि चैत बैसाख, तो चैत बैसाख के समय ये डंडा नाच मुख्यतः किया जाता है किसानों के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट की बात करें कि कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य की विशेषता है? कि कथक के समान उसका परिचालन या चालन होता है। तो किसका? राई, गणगौर, ढिमरियाई या परध्वनि? तो हम मुख्यतः देखते हैं वो मिलता है हमको ढिमरियाई नृत्य। ठीक है, कहाँ होता है ढिमरियाई नृत्य? जब देखोगे तो मुख्यतः फेमस है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? तो किस नृत्य को? कि बिरहा, कर्मा, रीना या गरबी? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिरहा नृत्य को, कर्मा नृत्य को। किसको? कर्मा नृत्य को नृत्यों का राजा कहा जाता है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो हम देखें कि मंडला क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे गोंड, बैगा, कोरकू या देवार, जो बिजवार, बिरहोर, ये जो प्रमुख जनजातियाँ हैं इनके द्वारा किया जाता है। कौन सा? कर्मा नृत्य। चलिए आगे की बात करें कि गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा लोक नृत्य सबसे पहले गिनीज बुक में शामिल हुआ है? पूजा, कर्मा, रीना या भड़म? तो यहाँ पर भी आपको देखना है ये कर्मा नृत्य ही है जो किस में शामिल हुआ? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ये कब हुआ? तो वो हम याद रखना कि 2016 में शामिल हुआ था।
निम्न में से देह का किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये जनजातीय नृत्य जो है वो हमको नहीं मतलब भूलना नहीं है उसको, उस पर मुख्यतः ध्यान रखना है कि जनजातीय लोक नृत्य हमसे ना छूटें। तो कौन सी जनजाति करती है देह का नृत्य? तो वो है कोल जनजाति। क्लियर? याद हुआ? याद रहेगा और कि कोल जनजाति द्वारा देह का नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें कि निमाड़ अंचल की किस प्रसिद्ध चित्रकला में, किसमें? चित्रकला में चांद, सूरज और स्वास्तिक चिन्ह की आकृतियां बनाई जाती हैं। तो कब बनाई जाती हैं या किस में बनाई जाती हैं? तो वो है जिरौती। क्या? जिरौती। तो जिरौती चित्रकला में आपको ये सारी की सारी आकृतियां मिल जाएंगी। और ये कब बनाई जाती है? तो ये हरियाली अमावस्या के त्यौहार पर आपको बनाए जाते हैं। चलिए मध्य प्रदेश में बुधनी घाट किस कला हेतु प्रसिद्ध है? बुधनी घाट आपका सीहोर में मिल जाएगा। किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है खराद शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? खराद शिल्प कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन का जो छिपा शिल्प है वस्तुतः क्या कहलाता है या छिपा शिल्प होता क्या है? तो जैसे कि ऑप्शन है कि कागज पर हल्दी के द्वारा उकेरा गया शिल्प, हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प, या साड़ी पर विभिन्न प्रकार की प्रकृति संबंधी शिल्प, या पीतल तांबे से निर्मित कलात्मक वस्तुएं। तो छिपा शिल्प क्या होता है? तो छिपा शिल्प होता है जो हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? छिपा शिल्प। कहाँ फेमस है मुख्यतः? तो वो उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो इसमें सीधा सीधा हमको एक क्षेत्र याद रखना है कि ध्रुपद समारोह जो है तो वो भोपाल में आयोजन होता है। इसी तरीके से हमको और भी समारोह की पद्माकर समारोह है, ठीक है, कालिदास समारोह है, तो ये हमको समारोह और आगे टैली करने। चलिए नेक्स्ट है जैसे कि मालवा उत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? तो सन आपसे पूछ लिया कि प्रारंभ कब से है? 1989, 1991, 1993 या 1995। तो कब हुआ था शुरू? तो ये है हमारा 1991 से। कौन सा? मालवा उत्सव। कहाँ होता है शुरू? तो इंदौर, उज्जैन और मांडू, ये 3 जगह आयोजित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माघ घोगरा या माघ घोगरा का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? तो ये भी क्षेत्र है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि भैरवनाथ एक जगह का नाम है जहाँ पर ये लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है? जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास को देखते हैं तो ताम्र पाषाणिक हमको कुछ स्थल मिलते हैं जिसमें से ये मध्य प्रदेश का कौन कौन सा नहीं है। जैसे बात करें कायथा, तो मध्य प्रदेश में है क्योंकि उज्जैन के पास। नाबदा टोली, तो नाबदा टोली आपका खरगोन। एरन ये आपका सागर। तो मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता, वो है जोरबे। तो जोरबे कहाँ पड़ता है? तो ये हम लोग ध्यान रखें, जोरबे महाराष्ट्र में है, कि महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालिक बस्ती है जोरबे। इसी में हम देखें कायथा की बात करें तो कायथा की खोज 1964 में किसने की थी? B.S. बांकड़कर ने। और इसका जो उत्खनन कराया था वो कराया था H.D. साकलिया जी ने। कायथा है कहाँ? तो वो आपका उज्जैन। नेक्स्ट की हम बात करें कि मध्य प्रदेश की किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है? तो बत्तीसी बावड़ी कहाँ पर है? तो वो है चंदेरी में, जिसका निर्माण कराया शेर खान ने 1485 ईस्वी के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मोरक्को यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? तो जैसे कि पिछली बार हमारा क्वेश्चन बना था कि चंद गांगे देव का वर्णन किस शासक किस
यात्री ने किया था, अल बरूनी या अल मसूदी, इस तरह से क्वेश्चन है कि खजुराहो का उल्लेख किसने किया है, मोरक्को के किस यात्री ने किया। तो मोरक्को यात्री हमें कौन मिल जाता है, तो यहाँ पर मोरक्को यात्री जो है वो है इब्न बतूता। फाहियान आप देखोगे तो चीनी यात्री हमको मिल जाता है, ठीक है। अल बरूनी की हम बात करें तो ये अरबी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है रेवा कुंड? उज्जैन, मांडू, इंदौर या चंदेरी। तो इसमें से जो हम रेवा कुंड मिलेगा वो मिलेगा मांडू में। कहाँ पर? मांडू में स्थित है रेवा कुंड, ये हमको याद रखना है। यदि देखें तो रेवा कुंड है क्या, तो एक कृत्रिम यानी बनाई गई मानव निर्मित झील है, ठीक है। और इसको बनवाया किसने था, तो बाज बहादुर ने इसको बनवाया। किसके लिए बनवाया था, तो रानी रूपमती मंडप में पानी की जो आपूर्ति होती रहे उसके लिए बनवाई गई थी। चलिए आगे बात करें तो घुमाओ महल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो घुमाओ महल किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा हिंडोला महल को, ठीक है। हिंडोला महल को घुमाओ महल कहते हैं। इसी को झूला राजप्रसाद भी नाम दिया जाता है, हिंडोला महल को ही। नेक्स्ट की यदि हम बात करें कि निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल है, अब आपको तीर्थ स्थलों के बारे में बताना है किस धर्म से संबंधित है, जैसे कि मुक्तागिरी, सोनगिरी या कुंडलवन, सांची। यहाँ पे नहीं है, सॉरी, कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये जो आपको मिलेंगे मुक्तागिरी, सोनगिरी, कुंडलवन, ये तीनों के तीनों जैन धर्म से संबंधित हैं। लेकिन सांची यदि हम देखें तो वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई बौद्ध के स्तूप मिल जाएंगे, ठीक है। मुक्तागिरी कहाँ पर है, तो वो बैतूल में आपका मिलेगा। इसी तरह से सोनगिरी जो है तो वो दतिया में है। एक गोमट गिरी है जैन तीर्थ स्थल, वो आपको मिलेगा इंदौर में। इसी के साथ साथ जैसे कि कुंडलवन तो वो आपको दमोह, और पुष्पगिरी तो ये सोनकच्छ। तो ये हमारे कुछ मुख्य जैन तीर्थ स्थल हैं। इसी के साथ एक 52 गजा बड़वानी में आपको मिल जाता है। जो प्रथम तीर्थंकर जो रहे जैन धर्म के, कौन? ऋषभदेव। तो उनकी 84 फीट ऊंची प्रतिमा है जहाँ पर 52 गजा बड़वानी। चलिए आगे बात करते हैं। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था, तो किस शासक ने कराया इंदौर में, तो वो होलकर शासक थे, तुकोजी राव द्वितीय। क्लियर? इन्होंने इंदौर में लाल बाग पैलेस जो अभी है उसका निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें कि पहाड़गढ़ गुफा का चित्र किस स्थान में चट्टानों में पाए जाए। एक पहाड़गढ़ जो गुफा के चित्र हैं कहाँ पाए गए, चंबल नदी, सोन नदी, आसन नदी या बड़वानी टाउन, तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये है आसन नदी के किनारे आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ें कि मांडा की बौद्धकालीन गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर, क्षेत्र पूछा है आपसे। इतना भी याद रखना है कि मांडा की जो गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो वो बौद्धकालीन हैं। सीधी में है, शिवपुरी, धार या मंडला, तो ये हैं सीधी में, ठीक है। मांडा की गुफाएं यदि पूछा जाता है कहाँ पर है, तो सीधी में है। नेक्स्ट है कि सवाई सिंह की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो कहाँ पर है सवाई जयसिंह की समाधि, ये है छतरपुर में, ठीक है। छतरपुर आपको किस जिले में पड़ता है अभी, तो वो निवाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है, किसका, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विकास निगम है, कि भगवान का अपना देश यानी गॉड्स ऑफ ऑन कंट्री, हर चीज़ संभव है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अतुल्य भारत का हृदय, द आर्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, या समृद्ध वन आवरण युक्त भूमि।
तो यहाँ पर जो वन विकास पर्यटन विकास निगम का है वो है अतुल्य भारत का हृदय, ठीक है। यदि इंग्लिश में हम बात करें तो द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। चलिए आगे की बात करें कि भोपाल में एकमात्र कौन सा पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल स्थित है। तो भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल कौन सा है? हलाली बांध, राजघाट बांध, कोलार या करवा। तो ये आपको मिलेगा करवा बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैलाश्रय जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है। तो कहाँ पर सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया? बुंदेलखंड, चित्रकूट, सतपुड़ा का पठार या मालवा। तो ये क्षेत्र है हमारा चित्रकूट, सतना, ठीक है। किसने खोजा? तो स्वीडन के वैज्ञानिकों ने धर्मनगरी चित्रकूट जो है उसमें किसके लाल शैवाल रेड एल्गी की खोज की है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट की हम बात करें कि 64 योगिनी मंदिर किस देवी से संबंधित है। अभी हमने ये देखा था कि कहाँ पर है, तो 64 योगिनी मंदिर है कहाँ पर? तो जबलपुर में। लेकिन किस देवी से संबंधित है? तो वो दुर्गा देवी से संबंधित है। और अभी अभी जैसे हम हाल ही में चर्चा करते आए हैं, चर्चों में जो ज़्यादा चर्चित स्थल रहा 64 योगिनी मंदिर, वो क्यों? कि हमारी जो पुरानी संसद भवन है, ठीक है, उसका जो वास्तु का यदि हम देखें वास्तुकला, तो वो 64 योगिनी मंदिर से बहुत मेल खाता है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट है सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। तो सांची पे जो हमें संग्रहालय मिल जाता है उसकी स्थापना किसने की है? तो वो की है सर जॉन मार्शल। क्लियर हुआ? यदि सांची की हम बात करें तो सांची की खोज या सांची के स्तूप की खोज, तो वो आपको मिलेगी जन टेलर के द्वारा 1818, ठीक है। और सांची विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वो तो हमको भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है। तो आदिवासी संग्रहालय आपका मिलेगा पातालकोट में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना यदि पूछते हो 20 अप्रैल 1954, ठीक है, पातालकोट, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट चलिए, तो ये हुए आपके मुख्य इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति से संबंधित प्रश्न। तो इसी तरह से तैयारी में लगे रहिए और हमसे जुड़े रहिए और आगे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए रखिए। धन्यवाद।